हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का श्री पटेल एकेडमी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत के पड़ोसी देश, समुद्री सीमा एवं तटवर्ती सीमा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, और साथ ही साथ देखेंगे समुद्री तटीय नाम और चैनल और खाड़ी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, और लास्ट हम लोग देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो चल रहा है LOC और LAC के नाम से, उनको लास्ट में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और बॉर्डर क्या होता है? दो देशों के मध्य ऐसी रेखा जो दोनों ही देश सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी या देश उसको मानते हैं। तो पहले देखेंगे हम क्या, 2640 किलोमीटर लंबी फैली हुई एक डुरन रेखा खींची गई है 1893 में। उस समय भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो मेनली इस क्षेत्र और ऊपर की ओर पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए यह रेखा खींचा गया। कब? 1893 में। ठीक है, अभी बात आती है डुरन रेखा का नाम कैसे पड़ा। तो देखिए यहाँ पे अमीर अब्दुल रहमान खान नामक एक शासक हुआ करता था अफगानिस्तान में, जिसको जो है राजी किया इस रेखा के लिए किसने? मार्टिमे डुरन नामक व्यक्ति ने। अर्थात उसके प्रयासों से वह राजी भी हुआ और लास्ट में उनका इस रेखा का नाम उसी के नाम पे रखा गया, डुरन रेखा। जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ तो यह रेखा का कुछ भाग जो है अफगानिस्तान और भारत के मध्य सीमा बनता है, जिसका विस्तार 106 किलोमीटर है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के तारतम्य में बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ था, तब उस समय जो है जून 1947 में दो सीमा आयोग बनाया गया था, एक पंजाब के क्षेत्रों के लिए और एक बंगाल के क्षेत्रों के लिए। इनके बीच जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए हर एक दोनों ही आयोग में चर्चा सदस्य थे। यहाँ अर्थात यहाँ पे दो मुस्लिम लीग के दो सदस्य थे, यहाँ पे भी दो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, यहाँ पे दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और यहाँ पे भी दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इस प्रकार दोनों ही आयोग में चर्चा सदस्य थे। लेकिन इन आयोग में जो प्रमुख रूप से दो व्यक्ति थे, उनका नाम है मुस्लिम लीग से जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नेहरू। ठीक है, काफ़ी संघर्ष होता रहा। तब क्या किया गया, इन दोनों ही आयोग के लिए एक अध्यक्ष बुलाया गया। कहाँ से? ब्रिटेन या इंग्लैंड से, जिसका नाम है सिरिल रेडक्लिफ। उन्होंने यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ पे इनके बीच जो संघर्ष हो ही रहा है, विवाद सुलझ ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, अंत में जो है उन्हीं के ऊपर पूरा दायित्व तो सौंप दिया गया कि आप इनको बांटो। तब उनके पास जो है केवल 5 सप्ताह का समय था, सिरिल रेडक्लिफ के पास। तब उनको पता कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे बात करके कुछ विवाद को सुलझाया जा सके। तो उसने लाहौर और कोलकाता की यात्रा करते हुए जिन्ना और नेहरू से मिला, और मिलने के बाद अंत में यह निर्णय निकला कि भैया भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा, मुस्लिम और हिंदू बहुलता वाले क्षेत्रों के आधार पे। इस प्रकार जो भारत को रोटी की तरह भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये सिरिल रेडक्लिफ जो है पहली बार भारत आया था ना, तो उसको भारत के बारे में कुछ पता था और ना ही कुछ जानकारी था। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत देश बना। अब स्वतंत्रता के साथ ही, है ना, उसके बाद 2 दिन बाद अर्थात 17 अगस्त 1947 को इनके बीच एक रेखा खींचा गया। ठीक है, जिसको जो है उस अध्यक्ष के नाम पे ही रखा गया, जिसको कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। इससे पहले जो है एक वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उनके द्वारा कच्ची रेखा खींची गई थी। लेकिन अभी जब विभाजन हुआ तो उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अब हम बात करेंगे किसको, मैकमोहन रेखा के बारे में देखेंगे। मैकमोहन रेखा खींचा गया 27 अप्रैल 1914 में खींचा गया था, शिमला समझौता के तहत। शिमला समझौता में ब्रिटेन का विदेश सचिव था कौन? मैकमोहन, जिन्होंने जो है तिब्बत के व्यक्ति को बैठाया और चीन के जो प्रतिनिधि को बैठाया, और जो निर्णय लिया गया कि इनके बीच यहाँ पे जो रेखा खींचा जाएगा उनको दोनों ही देश मानोगे। तब क्या हुआ, चीन को ये पता होते हुए भी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भी था, उसके बावजूद भी इस रेखा को मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना होकर के LAC अर्थात विवाद वाला क्षेत्र है, और यही कारण है कि वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल से जब मैं LAC के बारे में बताऊंगा। तो क्या एक्चुअल में अभी मैकमोहन है, क्या एक्चुअल में यहाँ पे डोगरा लद्दाख है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। अब यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे म्यांमार है और ये भारत है। म्यांमार और भारत देश के बीच एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है अराकान की पहाड़ी। इन दोनों ही देशों के मध्य इस पहाड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मान लिया गया सिंपली। अब बात करते हैं, देखिए सर्किक रेखा, यहाँ पे गुजरात में एक सर्किक रेखा है, यह भी 1914 में खींचा गया है। इसका मसला क्या है, देखिए क्रीक किसे कहते हैं? ऐसा पानी वाला क्षेत्र जहाँ पे ऐसा स्थल जहाँ पे पानी का फैलाव हल्का मात्रा में हो, ठीक है, और ऊपर से कुछ धारा आकर के यहाँ पे बरस भर पानी भरा हुआ हो, उसको क्रीक कहते हैं।
अब यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे पाकिस्तान से एक धारा आता है जिसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो है पानी का हल्का सा फैलाव हो जाता है, अर्थात क्रीक वाला क्षेत्र है, और क्रीक का फैलाव कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। पाकिस्तान चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उसने कहा कि जो है जब दो देशों का बंटवारा होता है तो पानी भरा हुआ वाला क्षेत्र बराबर रूप से बांटा जाता है। तब हमारे ओर से वकील ने कहा कि भैया उसमें जो है वर्ष भर पानी भरा हो तभी बंटवारा किया जाता है समान रूप से, लेकिन इसमें वर्ष भर तो पानी भरा ही नहीं होता है, केवल 2 माह गर्मी के दिनों में 2 माह में सूखा पड़ जाता है, अर्थात आपका जो दावा आपत्ति बिल्कुल व्यर्थ गया, है ना। तो लेकिन ज़्यादा विवाद के बाद जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा भाग दे दिया गया, और आप एक्चुअल मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा कटा हुआ भाग दिखेगा जो पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद होते रहा। लास्ट में 1914 में उनके बीच समझौता हुआ 1914 में, और समझौता होने के बाद एक रेखा बना दिया गया है जिसका नाम सर्किक रेखा पड़ा, ठीक है। तो ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो ज़्यादा विवाद के घेरे में नहीं है, अर्थात ये दोनों देश मानते हैं, कहीं ना कहीं मानते ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या, समुद्री तटीय नाम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 भारत के ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से तट बनाता है, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात 1214 किलोमीटर, और सबसे कम रेखा बनाने वाला कौन है, गोवा 100 किलोमीटर, है ना। उसके बाद आपको क्रम तो याद कराया ही हूँ, उनको याद रखिएगा। चलिए याद रखते हैं। सबसे पहले जो गोवा का तट है, गुजरात का तट है, उसको बोलते हैं काठियावाड़ा। याद करते हुए चल रहा है, और मुझे पता है कि जो काठियावाड़ा नाम जो है बहुत ही कॉमन टाइप का है, मतलब कि हम कहीं ना कहीं सुने ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अननोन वर्ड है। तो आपको याद रखना है कि जो गुजरात के तट में जो समुद्री तट है उसको काठियावाड़ा कहते हैं, और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो तट है उसको कोंकण कहते हैं, काठियावाड़ा कोंकण। नीचे आएंगे कहाँ पे, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ के नाम से जो है कन्नड़ तट रेखा पड़ा, तो आप कन्नड़ भाषा के नाम से याद रखोगे कर्नाटक में कन्नड़ तट रेखा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे केरल है, केरल में क्या बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है। तो मलयालम म से याद रखोगे मलयालम, और म से याद रखोगे मालाबार, तो केरल के जो तट है उसको मालाबार कहते हैं, है ना। तो गुजरात में काठियावाड़ा, महाराष्ट्र में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़, और केरल में मालाबार। उसी प्रकार हम कहाँ पे आ जाएंगे, पश्चिम के क्षेत्रों में आएंगे तो नीचे से ही जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र तट मिलकर के कोरोमंडल तट का निर्माण होता है, अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो संयुक्त तट है उसको कोरोमंडल कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तट मिलकर के उत्तरी सरकार तट कहलाता है, और यहाँ पे ऊपर में जो है केवल उड़ीसा का तट मिलकर के उत्कल तट कहते हैं। जो उड़ीसा में उत्कल तट है ना, यहाँ पे आप जानते हो भी उत्कल एक्सप्रेस करके ट्रेन भी चलती है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे उड़ीसा में उत्कल तट। और लास्ट में हमारा जो है ऊपर में ये वाला कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, जो दीघा तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, गुजरात में काठियावाड़ा, महाराष्ट्र में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मालाबार, तमिलनाडु में काठियावाड़ा, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, और उड़ीसा में उत्कल। आप याद रखोगे जो इसका सीमा जो है बटा हुआ है तट, उनको आप याद रखोगे, लेकिन बोलने के लिए मैंने बोल दिया तमिलनाडु में कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, ठीक है, लेकिन इनका क्षेत्र बटा हुआ है ना। अब बात करते हैं क्या, चैनल एवं खाड़ी के बारे में बात करते हैं। चैनल क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, जल रंध्र मध्य क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। समुद्र में 2 स्थल मंडल के मध्य, स्थल भागों के मध्य जो चौड़ा रास्ता होता है उसको चैनल कहते हैं, और समुद्र में जो स्थल मंडल के मध्य पतला भाग होता है उसको जल मध्य कहते हैं। और जो है देखिए ऐसा भाग जो समुद्र के किनारे अर्धचंद्राकार भाग में कटा हुआ हो और उसमें जल भरा हो, तो इसको बोलते हैं खाड़ी। अब हम पहले खाड़ी की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सबको दिखेगा ये वाला भाग जो है हमारा क्या है, अर्धचंद्राकार टाइप में कटा हुआ है, उसका बनावट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला नीचे वाला भाग क्या है, बंगाल की खाड़ी, मतलब खाड़ी है। और जिस जगह का प्रमुख रूप से नाम होता है, जो अर्धचंद्राकार कटा हुआ होता है, उस जगह के नाम से उस खाड़ी का नाम पड़ जाता है। तो ये वाला बंगाल है, तो बंगाल की खाड़ी, है ना। यहाँ पे आएंगे, देखिए ये जो है हमारा क्या है, गुजरात है, और गुजरात के मध्य भी एक ऐसे कटाव बिंदु है अर्धचंद्राकार की तरह, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, खंभात की खाड़ी, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ऊपर में कच्छ का रण है और ये गुजरात है, तो ये इस प्रकार के ऊपर में ऐसे रेखा कटा हुआ है अर्धचंद्राकार, तो इसको बोल सकते हैं कच्छ की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। आप एक्चुअल वे में, भारत के एक्चुअल वे में सबसे नीचे में आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको इस प्रकार कटाव बिंदु दिखेगा,
तो ये कटाव बिंदु जो है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। सबसे भारत के सबसे मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम पॉइंट में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को जाफना और भारत के जो है तमिलनाडु राज्य को अलग करता है। कौन, मन्नार की खाड़ी। तो ये खाड़ी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्या, जल संधि। तो प्रमुख रूप से एक जल संधि कहाँ पे, पाक जल संधि। पाक जल संधि भी यहाँ सबसे नीचे में है। देखिए मन्नार की बात करेंगे तो दक्षिणी पश्चिम भाग में जो है मन्नार की खाड़ी है, हम बोल सकते हैं दक्षिणी पश्चिम भाग में। थोड़ा सा हम बगल की बात करेंगे दक्षिणी पूर्व की भाग में, तो पाक जल संधि है। ठीक है, यह भी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, पाक जल संधि। ठीक है, यहाँ पे जो है उथला हुआ भाग है जो गहराई में जो है 9 मीटर बस गहराई पर है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 64 किलोमीटर और 137 किलोमीटर लंबाई में यह जल संधि स्थित है। इसका नाम कैसे पड़ा, तो पाक जल संधि नाम इसलिए पड़ा, उस समय जो है 1755 से 1763 में ब्रिटिश कंपनी का शासन था। तो उस टाइम पे कौन था, वहाँ का एक गवर्नर था तमिलनाडु में जिसको बोलते हैं रॉबर्ट पाक। तो उसके नाम पे रखा गया इस संधि को पाक जल संधि, कि इनके मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य यह जल संधि स्थित है। यहीं पे जो है पंबन द्वीप है और रामेश्वरम मंदिर स्थित है। ठीक है, पंबन द्वीप, और यही पंबन द्वीप पे जो है हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है। तो इतना याद रहेगा। अब बात करते हैं चैनल के बारे में। हम जानते हैं कि वाला प्रायद्वीपीय पठार है जो समुद्र के से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले पूर्वी भाग में जो द्वीप है, छोटे बड़े द्वीप, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव है। तो इनको नाम से याद रखोगे। लक्षद्वीप, मिनिकॉय हमारे ही देश का द्वीप है, लेकिन मालदीव की बात करेंगे तो ये अलग देश है जो भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मालदीव सार्क देश का हिस्सा है, जिस प्रकार श्रीलंका सार्क का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, चैनल को याद कर रहा हूँ। उन जो है दो स्थलखंड के मध्य जो चौड़ा रास्ता है उसको चैनल कहते हैं, और उस चैनल का नाम जो है अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर रखा गया है। तो हम पूर्व की ओर आते हैं। सबसे पहले मालदीव है, मालदीव से मिनिकॉय। तो मालदीव से मिनिकॉय के बाद जो चौड़ी रास्ता है उसको चैनल कहते हैं, जो कितने अक्षांशीय रेखाओं कौन सी अक्षांशीय रेखाओं पे पड़ता है, 8 डिग्री चैनल पे पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं मालदीव से मिनिकॉय के मध्य जो चौड़ा रास्ता है जिसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। उसी पर ऊपर आएंगे तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप के मध्य जो चौड़ी रास्ता है उसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। सिमिलरली हम इधर आ जाते हैं पूर्व की ओर। तो हमारा दो प्रमुख रूप से क्या मिलता है, द्वीप मिलता है जिसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान जो है 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये 4 भागों में बटा हुआ है। हम बात करेंगे निकोबार की, तो निकोबार 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, कार्ड निकोबार और ग्रेट निकोबार में। तो ये क्वेश्चन इस बात से पूछेगा कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपको बताना होगा ये 10 डिग्री चैनल। कितना, 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री मालदीव से मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय से मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार द्वीप समूह। अंडमान से निकोबार में के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। इतना क्लियर हुआ। कभी अब देखिए इनके जो है ये भी पूछ देते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 डिग्री चैनल कौन से 2 द्वीप को अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को अलग करता है और कार निकोबार को अलग करता है। प्रमुख रूप से इन दोनों को बोल सकते हैं। और थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो हम बोलेंगे अंडमान और निकोबार के मध्य जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। थोड़ा सा आपको एक झलक दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है लिटिल अंडमान थोड़ा सा अलग है इन क्षेत्रों से। ठीक है, कटाव बिंदु पर इनके बीच में जो है चौड़ा रास्ता है, पास बना हुआ है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच के क्षेत्र को जो पास बना है उसको डंकन पास कहते हैं। क्लियर। हाँ, यहाँ पे आपको याद होगा एक कोको द्वीप है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान के कब्जे में था, जिसने जो है सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया था। लेकिन क्या हुआ, हमारे नेहरू जी ने जो है इस कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट दे दिया, और वर्तमान में अभी ये कोको द्वीप म्यांमार के कब्जे में है। और म्यांमार ने क्या किया, इसको जो है चीन को जो है रेंट में दे रखा है। जैसे इसके किसके हैं आप समझ रहे हैं ना, जैसे इसके डैश। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य जो क्या है हमारा चैनल है उसको बोलते हैं कोको स्टेट। क्या कहते हैं, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य जो चैनल या बना क्षेत्र है उसको कोको स्टेट कहते हैं। अब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रेट निकोबार है। और आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इस ओर पूर्वोत्तर की ओर एक इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के एक द्वीप है जकार्ता, सुमात्रा। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल को ग्रेट चैनल या महान चैनल कहते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एलओसी और एलएसी के बारे में। एलओसी का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, जो पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा का विवाद है। उसके बाद देखिए एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, चीन और भारत के मध्य सीमा का विवाद है। यहाँ पे हुआ क्या देखिए, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे भारत देश से 552 देशी रियासत था, जिनको जो है एक सूत्र में पिरोने का काम किया कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या, 3 देशी रियासत ऐसे थे जिन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। पहला हैदराबाद, दूसरा गुजरात का जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को जो पुलिस के लाठी के साथ भारत में मिलाया गया। लेकिन वहीं पे बात करेंगे जूनागढ़, तो जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो वहाँ पे क्या करा दिया गया, एक जनमत संग्रह करा दिया गया कि कौन कहाँ पे रहेगा। तो ज़्यादातर लोगों का हाथ उठा भारत में मिलने के लिए। तो इस प्रकार से जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ भारत में मिला। लेकिन लास्ट टाइम बच गया कौन, जम्मू कश्मीर का देशी रियासत। उस टाइम पे वहाँ का राजा हरि सिंह था। यहाँ पे क्या हुआ, पीछे से इधर से जो है चीन ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। आक्रमण करते हुए कहाँ पे पहुँच गया, श्रीनगर तक, मतलब ये जो रेखा दिख रहा है उसके और आगे तक पहुँच गया था। ठीक है, श्रीनगर को कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, इसने जो है नेहरू को कांटेक्ट किया, क्योंकि इनको पता चल गया था कि यहाँ पे बचेगा नहीं इनसे अगर मदद नहीं लेगा। तो हरि सिंह ने क्या किया, नेहरू से कांटेक्ट किया और बोला कि हमें बचा लीजिए। तो नेहरू ने कांटेक्ट किया किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम ऐसे तो मदद करेंगे नहीं, ठीक है, आप भारत में मिलना चाहोगे, मिलोगे तभी हम करेंगे। तब क्या किया उसने, हामी भरा, किसने, हरि सिंह ने। लेकिन उसने भी एक शर्त रखा और कहा कि ये हमारा देशी रियासत होगा, सबसे अलग होगा, स्वतंत्र होगा, तभी हम विलापत्र में हस्ताक्षर करेंगे। तब इस प्रकार से मसला यहाँ पे दोनों ने ही हामी भरा। तो इस प्रकार से इनको भारत देश में मिला लिया गया। और जैसे ही ये विलापत्र में हस्ताक्षर हुआ, ये भारत देश में मिला, हवाई के रास्ते जो है भारतीय सैनिक गया और यहाँ जितने भी पाकिस्तानी घुसपैठ सैनिक थे उनको भगाया गया यहाँ से। और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को बचाते हुए काफ़ी दूर तक इनको पीछे की ओर ढकेला गया। और एक लास्ट में ऐसा आया कि दोनों ही पक्षों की सेना अपने अपने मोर्चे पे जम गई। मोर्चे पे जमना अर्थात देखिए यहाँ पे ना तो ये लोग आगे आ पा रहे थे और ना ही इधर से कोई उनको भगा पा रहे थे। तो उस स्थिति में जो है सीज फायर लाइन इनको घोषित कर दिया गया। सीज फायर लाइन अर्थात जो है युद्ध विराम रेखा। तो पहले जो युद्ध विराम रेखा इसको खींच दिया गया, अर्थात अभी युद्ध बंद किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1965 में फिर जो है पाकिस्तान यहाँ पे आक्रमण किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बात कहाँ पे आई, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तब बांग्लादेश के आज़ाद होने में प्रमुख योगदान भारत देश का रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी पाकिस्तान हुआ करता था जो 1971 में बांग्लादेश बना आज़ाद होकर के, तो भारत देश के इसके विशेष योगदान है। तब 1971 में क्या हुआ, इधर से फिर इधर युद्ध चल ही रहा था इनको आज़ाद कराने के तारतम्य में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला करना फिर प्रारंभ किया। पाकिस्तानी और भारत के मध्य भीषण यहाँ पे युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जो है विवाद जो है यूएनओ में गया और लास्ट में 1972 में दोनों ही पक्षों के मध्य शिमला में समझौता हुआ 1972 में। और इस सीज फायर को एलओसी मान करके युद्ध को शांत किया गया। ठीक है, एलओसी मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल, अर्थात सीज फायर जो रेखा बना हुआ था उसको एलओसी नाम दे करके इसको युद्ध को बंद किया गया, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर के एनजे पॉइंट ऊपर में 9842 सेक्टर में फैला हुआ है इसका रेखा, जो 740 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, तो ये रहा क्या, एलओसी। अगर बात करेंगे इस एलओसी का, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, कुछ कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का 30% भाग है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो हम बोल सकते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है जो 30% भाग पे फैला हुआ है। ठीक है, कि आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होते रहता है, हमको सुनने में मिलता है न्यूज़ समाचार के माध्यम से। अब बात करते हैं एलएसी। एलएसी का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एक्चुअली एलएसी जो है 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ से काराकोरम 3 भागों में, यहाँ पे पश्चिमी एलएसी, मिडिल एलएसी और पूर्वी एलएसी। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे युद्ध होता है, जहाँ पे सर्वाधिक वाद और विवाद का कारण है, वो है पश्चिमी एलएसी, जो काराकोरम से लद्दाख के डेमचौक तक फैला हुआ है। और डेमचौक से लेकर के यहाँ ये वाला नेपाल क्षेत्र है और ये भूटान वाला क्षेत्र है।
तो डेमचाओ से लेकर के नेपाल की सीमा तक जो रेखा आता है उसको मिडिल कहते हैं। यहाँ पे एक बाराहोती मैदान है, इसको लेकर के संघर्ष काफ़ी ज़्यादा इनके बीच होते रहता है। तो बाराहोती के मैदान चमोली जिला है। चमोली जिला है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में चमोली जिला में बाराहोती का मैदान है। तो इसको लेकर के दोनों ही राष्ट्र डिसएग्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो संघर्ष का कारण बना हुआ है। अब बात करते हैं कहाँ पे, हम पश्चिमी की ओर आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैकमोहन रेखा यहाँ पे खींचा गया था। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था? 1914 में। 1914 में शिमला समझौते के तहत जो है तिब्बत की ओर से और ब्रिटिश इंडिया की ओर से जो है मैकमोहन जो विदेश सचिव हैं, ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे, उन्होंने शिमला में समझौता के तहत जो इस रेखा को बनाया और उन्हीं के नाम पे इस रेखा को पारित किया गया, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं 1914 में। ठीक है। चीन ने जो है क्या किया, यहाँ पे 1959 में तिब्बत को कब्जा किया। 1959 में तिब्बत को कब्जा किया और तिब्बत करने के बाद कहता है कि तिब्बत जो है हमारा शुरू से ही एक हिस्सा रहा है। और जब इस रेखा को पारित किया गया था तो चीन के रिप्रेजेंटेटिव कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम इस रेखा को बॉर्डर नहीं मानते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानते हैं, बल्कि हम LAC मानते हैं, अर्थात विवाद वाला रेखा मानते हैं। लेकिन भारत इसको आधिकारिक रेखा मानता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है, इसलिए आपको बुक में देखने को मिलेगा मैकमोहन रेखा 1914 में। ठीक है। हालांकि विवाद के कारणों से घिरा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार जो है वो दावा पूरा जो है अरुणाचल प्रदेश को करने लगता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। और मैं बात करूँ इसके अंदर में तो 3 प्रमुख जो है यहाँ पे क्षेत्र है। एक सबसे पहले असफीला, अरुणाचल प्रदेश में एक असफीला एक क्षेत्र है जो LAC में ही है। ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर पे ही है असफीला, जो 100 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जहाँ पर्वत एवं जंगलों वाला क्षेत्र है। अभी वहाँ पे ना तो चीन का अधिकार है, ना ही भारत का अधिकार है, मतलब वहाँ किसी का भी सेना नहीं है। प्रमुख रूप से यहाँ पे 3 ही क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले देखा हमने असफीला, दूसरा देखेंगे कौन सा? लॉन्गजू। एक लॉन्गजू क्षेत्र है। मेगीतुंग नामक एक और यहाँ पे LOC बॉर्डर पे क्या क्षेत्र है, जहाँ पे चीन और भारत का ऐतिहासिक बॉर्डर रहा है। उसके नीचे थोड़ा 2.5 किलोमीटर नीचे आएंगे तो आपको लॉन्गजू क्षेत्र मिलेगा। लॉन्गजू जहाँ पे 1962 से ही जो है चीन के कब्जे में है। ठीक है। और ये असफीला जो बताया 1962 में ही प्रारंभिक क्षेत्र रहा है 1962 के युद्ध का। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लॉन्गजू जो अभी चीन के कब्जे में है 1962 से, कहाँ है? मेगीतुंग जो है ऐतिहासिक बॉर्डर रहा है मेगीतुंग भारत और चीन का, उसके 2.5 किलोमीटर नीचे में। और एक जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है, उसका 60 किलोमीटर ऊपर में जो है एक चू घाटी है, उसको भी चीन अपना दावापत्ती करता है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पे संघर्ष होते रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है इन पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये रहा पूर्वी LAC का। अब बात कर लेते हैं कहाँ? हम पश्चिमी LAC। सबसे ज़्यादा विवाद का कारण यही रहा है ना। इनको आप देखोगे, ये बाराहोती मैदान के कारण डिसएग्रीमेंट है दोनों, और ये इस क्षेत्र के लिए है। ठीक है। मैकमोहन रेखा के लिए सबसे ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद वाला कारण है, जो जहाँ पे ज़्यादा युद्ध होता है वो काराकोरम से लेकर के यहाँ डेमचौक तक पश्चिमी LAC है। ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो काराकोरम से लेकर के डेमचौक तक फैला हुआ है। चलिए अगर इसकी बात करूँगा तो ये जो है 890 किलोमीटर में है और ये 545 किलोमीटर में है, 545 किलोमीटर में। अब मैं आपको बता दूं टोटल इनकी जो है LAC की लंबाई की बात करेंगे तो भारत बताता है 3488 किलोमीटर, लेकिन चीन कहता है ये 2000 किलोमीटर ही है LAC। ठीक है। तो विवाद का कारण यही है। ठीक है। कुछ जगहों को चीन नहीं है बोलता है, कुछ जगहों को है बोलता है, लेकिन यहाँ पे 3488 किलोमीटर जो है LAC फैला हुआ है। इस पर विवाद उत्पन्न करते हुए चीन कहता है कि वह 2000 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है ना। यहाँ बात करें, इसको वो कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन जो 1962 में 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने यहाँ पे युद्ध करके आक्रमण करके धोखे से आक्रमण किया। यहाँ पे इस वक्त भारतीय सैनिक तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। इसको 1962 में आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने कब्जा में ले लिया, जिसको आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। आज ये केवल 10% भाग पे फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पे? 10% भाग पे। अगर इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 38,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जो पूरे जम्मू कश्मीर का 10% है। और उसी प्रकार LOC की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का 30% है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर का 40% भागों में ये कब्जा करके बैठे हुए हैं और अभी हाल ही में अभी केवल 7% भाग ही बचा हुआ है। ठीक है। अभी जो है देखिए 15 जून 2020 में एक भयंकर युद्ध हुआ गलवान घाटी के नाम से। गलवान घाटी जो है ये LOC लाइन के पश्चिमी साइड अर्थात भारत की ओर है। उसमें भी ये क्या कहता है,
उसमें भी ये क्या कहता है, ये गलवान घाटी उसी का है, ठीक है, गलवान घाटी उसी का है। एक्चुअल में हुआ क्या, थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहूँगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखेंगे और भौगोलिक क्षेत्र को। ये वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो युद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छा है, स्थान हो जाता है इसके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो किसके अटैच में है, पीओके के अटैच में है, तो इनसे इनका कॉन्टेक्ट हो सकता है। इस महत्वाकांक्षा के साथ इसमें अपना ज़्यादा दावा आपत्ति करता है, ठीक है। तो ये भौगोलिक स्थिति कारण यही है। थोड़ा सा हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो एक समय हुआ करता था कि तिब्बत और ब्रिटिश एम्पायर के मध्य ये क्षेत्र ब्रिटिश एम्पायर में हुआ करता था, ब्रिटिश एम्पायर में, जो प्रिंसली स्टेट के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया में नहीं था, ये ब्रिटिश इंडिया में नहीं था। तब क्या हुआ, इस रेखा को यहाँ पे जो है एक जॉनसन रेखा खींचा गया 1865 में। जॉनसन रेखा खींचते हुए इस क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया। जॉनसन रेखा खींचा गया तिब्बत और ब्रिटिश एम्पायर के मध्य हुए समझौता के मध्य 1865 में जॉनसन रेखा खींचा गया और इस चित्र को भारत में लाया गया। जो यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया, ठीक है, कब, 1865 में। लेकिन कुछ दावा आपत्ति के दौरान जो है मेक काटनी और मैकडोनाल्ड रेखा फिर खींचा गया एक मध्य से 1895 में, जिसे तय किया गया कि इस क्षेत्र को चीन को दिया जाएगा, तिब्बत को दिया, हाँ चीन को दिया जाएगा 1895 में, ठीक है, 1895 में। चीन और तिब्बत, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में था। 1895 में काटनी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेक काटनी और मैकडोनाल्ड, मेक काटनी और मैकडोनाल्ड रेखा खींचा गया 1895 में, जिसको पूरे भाग को चीन अर्थात तिब्बत को देने का फैसला किया। लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, इसलिए 1947 तक यह इस रेखा का निर्धारण नहीं हुआ। अंत में 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको अपनी सीमा, अपने मैप में दिखाने का जो है आदेश दिया। इस प्रकार अपने मैप में इसको दिखाया गया, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ, भारत देश की बात करेंगे तो उस समय परमाणु बम भारत के पास नहीं था। और भाभा जहांगीर जो है उस समय जो है वैज्ञानिक था, जिन्होंने कहा कि हमको 20 वर्ष चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है, किसने, प्रधानमंत्री को। तो 20 वर्ष उस दौरान जो है ना तो किसी का हस्तक्षेप होना चाहिए, नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कोई वाद विवाद होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उसने कहा कि 20 वर्ष चाहिए। तब नेहरू ने क्या किया, एक पंचशील समझौता किया, किसके साथ, चीन के साथ, कि भैया हम जो है एक समझौता करते हैं 20 वर्ष के लिए, जिसमें हम एक दूसरे की सहायता कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और राष्ट्रीय लेवल पे हम एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो पंचशील समझौता हुआ कब, 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, पंचशील, ठीक है। चीन को बोला गया कि हम 20 साल के लिए करेंगे, लेकिन चीन दिमाग लगाया 20 साल के लिए नहीं करेंगे बल्कि 6 सालों के लिए करेंगे। तो 1954 से 1960 तक पंचशील समझौता के तहत इसको पारित किया गया। और उसी बीच जो है 1959 में इसने क्या किया, तिब्बत को कब्जा किया। चीन ने जो है तिब्बत पे कब्जा किया और हम चाह कर भी हम कुछ नहीं बोल पाए। क्यों, क्योंकि पंचशील समझौते में हस्ताक्षर हो चुका था। हमको उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या करना था, सहयोग देना था। तो जब यूएनओ में वाद गया तब भी हमने कुछ नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि पंचशील समझौता से हम बंधे हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 1959 में तिब्बत को कब्जा किया चीन ने। और हुआ क्या, जब पंचशील समझौता खत्म हुआ, उस दौरान जो 1950 से ही इन्होंने यहाँ पे एक रोड बनाना प्रारंभ कर दिया था, हाईवे, ठीक है, जो भारत को पता नहीं था। और कुछ भारत को पता चला कब, 1958 में ही। तब उस समय जो है ना भारत ने बोला भी, निंदा भी किया कि आप बिना पूछे ऐसे नहीं बना सकते हो। तो निंदा करने के दौरान तो चीन ने क्या कहा कि जो मेक काटनी और मैकडोनाल्ड देखा उसको फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे रोड बनाया। तो वहाँ पे भारत को भी चुप रहना पड़ गया, ठीक है। तो 1950 में स्टार्ट किया था, 1958 में भारत को पता चला। हाँ, 1959 में क्या किया, 1959 में तिब्बत को कब्जा किया। तो ये उसका चीन का जो दिमाग लग रहा था इसको कब्जा करने के प्रोसेस में। तो 1950 में रोड बनाना प्रारंभ किया। और एक स्थिति ऐसा आया कि जब पंचशील समझौता खत्म हुआ, 1960 में खत्म हुआ, तो 2 साल बाद अर्थात 1962 में, 20 अक्टूबर 1965 में भारतीय सैनिक उस समय तैयार बिल्कुल भी नहीं था। चीन ने क्या किया, यहाँ से इस रास्ते का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। और भारतीय सैनिक वहाँ पे उस समय तैयार नहीं था। भारतीय सैनिक को बहुत पीछे होना पड़ा। और पीछे इस प्रकार से हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे आप
बहुत सारा लाइनिंग हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 20 अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया, भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे इसलिए उनको पीछे होना पड़ा और एक स्थिति ऐसा है कि दोनों ही सेना अपने अपने मोर्चे पे खड़े हो गए। भाई मोर्चे पे खड़े हो गए तो वहाँ पे युद्ध विराम की स्थिति पैदा हो गई। तो देखिए 20 अक्टूबर को उसने आक्रमण किया और 21 नवंबर 2020 को उसने सीज फायर रेखा भी घोषित कर दिया, अर्थात जो है अब यहीं तक रहेंगे, अब युद्ध नहीं किया जाएगा। तब देखिए अब हम क्यों माने भाई, आप युद्ध आक्रमण कर रहे हो और अचानक सीज फायर भी घोषित कर दे रहे हो। तो नेहरू ने उस समय उस सीज फायर लाइन को जो है क्या किया, सीज फायर रेखा खींच दिया गया और इसको नेहरू ने अस्वीकार कर दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो दोनों ही सैनिक इस बीच जो है ना, यहाँ पे इस क्षेत्र में चीन के सैनिक, इस क्षेत्र में हमारा भारतीय सैनिक मौजूद थे। ठीक है, अपने अपने मोर्चे में थे। सीज फायर घोषित किया गया चीन के द्वारा 21 नवंबर 2020 को, लेकिन नेहरू ने इसे नहीं माना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद यहाँ पे लगातार यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी रही, कॉन्फ्लिक्ट होते रहा, संघर्ष होते रहा। अंत में क्या हुआ, 1993 में फिर एक डिसीजन आया, अशांति और ज़्यादा युद्ध की स्थिति को देखते हुए इस रेखा को माना गया कि अभी यहाँ पे इस रेखा में जो है युद्ध नहीं किया जाएगा। दोनों ही राष्ट्र अपने अपने जो है क्षेत्राधिकार में रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 1993 में जो है LAC 1993 में जो है सीज फायर लाइन था उसको LAC माना गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया, जो 1962 में 21 नवंबर 1962 में क्या किया, उसको सीज फायर घोषित किया गया था चीन के द्वारा। उसको 1993 में आंतरिक अशांति और युद्ध की ज़्यादा स्थिति हो गई थी, इसलिए दोनों ही राष्ट्र जो है 1993 में इसको फॉलो करने लगा, किसके नाम से, LAC के नाम से। ठीक है, 1993 में ये रहा क्या, अक्साई चीन। तो प्रमुख कारण यही है। अब गलवान घाटी की बात करेंगे ना, तो ये हमारा देखेंगे आप इस प्रकार से, ये समझ लो हमारा सीज फायर लाइन है। यहाँ पे गलवान घाटी पश्चिमी हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे पश्चिमी हो रहा है, तो इसमें भी दावा आपत्ति करता है चीन की, ये गलवान घाटी हमारा है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही कारण है कि 15 जून कहाँ पे, 15 जून 2020 को भयंकर युद्ध हुआ दोनों ही इसके बीच, दोनों ही सैनिक के बीच, दोनों ही पक्षों के मध्य, जिसमें 20 भारतीय सैनिक यहाँ पे शहीद हो गए। तो गलवान घाटी का एक प्रमुख रीज़न यहाँ पे जो है, संघर्ष होने का प्रमुख रीज़न यहाँ गलवान घाटी भी है और यह क्षेत्र भी है, अक्साई चीन। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।